यहाँ पर दिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। दरअसल उन्होंने ऊटपटांग बयान दिया है, फरमान दिया है और अपने बयानों से एक बार फिर से चर्चा में है और वक्फ का दावा ठोक दिया है महाकुंभ की जमीन को लेकर। इससे पहले महाकुंभ में धर्मांतरण को लेकर उन्होंने बयान दिया था, आरोप लगाए थे, कहा था कि मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि वहां धर्मांतरण होने जा रहा है, जिसकी तैयारी मुसलमानों के धर्मांतरण को लेकर कराई जा रही है। और अब उन्होंने ये नया बयान दे दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से वो अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में। क्या कहा, सुनिए। आज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ संत धर्मांतरण कराने की बात कर रहे हैं कि महाकुंभ मेले में बड़े पैमाने पर सैकड़ों मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा, धर्मांतरण कराया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक कानून बना हुआ है धर्मांतरण पर और गुज़श्ता सालों में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा है और पत्र लिख करके मैंने उसमें मांग की है कि कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए। जो जश्न मनाते हैं नौजवान लड़के और लड़कियां, उनके सिलसिले में हिदायत दी गई है। फतवे में कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाना फख्र की बात नहीं है और न ही ये जश्न मनाया जाना चाहिए और न ही मुबारकबाद देना चाहिए, इसलिए कि ये जो जश्न है नए साल का, ये अंग्रेजी साल यानी ईसाइयों का साल शुरू होता है और नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार को अपनाना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज है। जो जश्न मनाते हैं, तो एक तरफ महाकुंभ को लेकर मौलाना की बौखलाहट देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिनका बयान सामने आया है और एक बार फिर से महाआयोजन को लेकर यानी कि महाकुंभ की महाआयोजन को लेकर उनकी उत्सुकता देखने को मिल रही है। और उन्होंने ये कहा कि जो आयोजन हो रहा है महाकुंभ को लेकर, ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन है और ऐसे में एक बार फिर उन्होंने ये बयान दिया है कि गैर सनातनियों को मेले में न आने की हिदायत तक दे डाली उन्होंने। क्या कुछ वो कह रहे हैं और क्यों विवाद एक बार फिर से खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महाकुंभ के शाही स्नान में अब महज 9 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन महाकुंभ जहां हम शानदार सुरक्षा और उत्तम व्यवस्था को देख रहे हैं, इस महाकुंभ में बयानबाजियां भी खूब हो रही हैं। गैर सनातनियों के एंट्री को लेकर पहले ही दोनों ओर से बयानों के तीर साधे जा रहे हैं और अब इसमें नया हमला बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने किया है। भारत की आस्था, सनातन संस्कृति की आस्था का सबसे बड़ा महोत्सव है। इसे कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ के रूप में जाना जाता है। पूरे विश्व को लोगों को सनातन संस्कृति का परिचय देखना है, आस्था देखनी है। आस्था में हम लोग डुबकी कैसे लगाते हैं उसका परिचय देखना है। तो प्रयागराज 2025 के महाकुंभ में लोगों को पहुंचना चाहिए। कांड कांड करने में समर्थ है, उनको महाकुंभ में आने की जरूरत नहीं है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने महाकुंभ के इस समय को भी सनातन का स्वर्ण युग बताया और कहा कि ऐसे समय में जहाँ पर भी पूर्व समय में, बाबर के समय में, चंगेज खान के समय में, मोहम्मद गोरी के समय में, अकबर के समय में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी, वहाँ पर अगर पुनर्स्थापना भगवान की होती है तो निश्चित रूप से यह भक्ति काल का, सनातन काल का गोल्डन टाइम माना जाएगा। बाबा ने इस दौरान एक रहोगे नेक रहोगे का बयान भी दोहराया और उन लोगों को करारा जवाब भी दिया जो गैर सनातनी होकर महाकुंभ में आने की जिद कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की तरह अगर तुम्हें प्रदेश छोड़ के नहीं भागना है, तुम्हें एक होना पड़ेगा। एक रहोगे, तुम अपनी ताकत के साथ सनातन संस्कृति के प्रति सजग रहो, जागो, हिंदुत्व के प्रति जागो।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र की स्थापना से लेकर सनातन को बचाने की मुहिम को गंभीरता से आगे बढ़ाते रहे हैं और महाकुंभ के आयोजन को लेकर उन्होंने एक तरह से गैर सनातनियों को चेतावनी दे दी है कि वो आयोजन को अपवित्र करने की कोशिश न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे चंदन गुप्ता हत्याकांड की, जहां चंदन की गुनहगार विदेश से जुड़े तार। तो चंदन गुप्ता हत्याकांड में आखिरकार आपको बता दें 28 हत्यारों को सजा सुना दी गई, उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन इस पूरे मामले में अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब टीम जांच कर रही है तो विदेश से भी जांच इन हत्यारों के जो तार हैं वो जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर इस एंगल से भी जांच हो रही है। आपको बता दें इस पूरे मामले में अब उस तरीके से भी पूछताछ की जा रही है। आखिर क्या कुछ खुलासे अब तक हुए हैं और क्यों विदेशी तार यहां पर जोड़कर देखे जा रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। छब्बीस जनवरी 2018 कासगंज। यह वही दिन था जब तिरंगा यात्रा के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब करीब 6 साल बाद चंदन को इंसाफ मिला। लखनऊ के एनआईए कोर्ट ने 2 दिन पहले यानी 3 जनवरी को 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। एनआईए कोर्ट को और सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। सारे अभियुक्तों को जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला अचानक हुए झगड़े का नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। वहीं एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले को लेकर जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। चंदन गुप्ता मर्डर केस में बड़ा खुलासा। विदेशी फंडिंग से लड़ा गया कासगंज दंगे का केस। 130 पेज के ऑर्डर में पाकिस्तान लंदन का जिक्र। एनआईए कोर्ट लखनऊ ने कहा जांच होनी चाहिए। जी हां, इस केस के फैसले के वक्त एनआईए कोर्ट ने जो कुछ कहा वो चौंकाने वाला है। 130 पन्नों के विस्तृत फैसले में विदेशी फंडिंग और एनजीओ के जरिए इस केस को लड़ने की बात सामने आई। लखनऊ के एनआईए कोर्ट ने शनिवार को जारी किए गए 130 पन्ने के विस्तृत आदेश में यह सामने आया। आरोपी पक्ष ने पाकिस्तान और अन्य विदेशी संगठनों की फंडिंग से जुड़े एनजीओ के माध्यम से अपना केस लड़ा। कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये एनजीओ न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने और समाज में सांप्रदायिकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इन संगठनों ने कई ऐसे अभियुक्तों को बचाने की मदद की जो आतंकवाद, नकली मुद्रा और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। एनआईए कोर्ट ने इन एनजीओ की भूमिका पर गंभीर चिंता जताई और इनके उद्देश्यों की जांच के आदेश दिए। चंदन गुप्ता के परिवार ने कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह तिरंगे और संविधान की सम्मान की जीत है। वहीं विदेशी संगठन और एनजीओ के खुलासे पर चंदन के पिता सुशील गुप्ता ने हैरानी जताई और गृह मंत्रालय से जांच की मांग की। मैं इस बात से अचंभित था कि इतने बड़े वकील कर लेते थे ये, जो जिनकी ईयरिंग एक ईयरिंग 5-5 लाख रुपए की थी। इनकी जांच होनी चाहिए। इनको हमारी केंद्रीय सरकार जो भी है, गृह मंत्रालय वगैरह, उनकी जांच करे कि इन पर पैसा कहां से आ रहा था। चंदन गुप्ता केस में कोर्ट का खुलासा न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि ये प्रशासन और न्यायपालिका के लिए एक चेतावनी भी है। अगर इस मामले की जांच कर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में कई चंदन गुप्ता यूं ही कुर्बान होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।